हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका इस सीरीज के आखिरी वीडियो में। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने आखिरी दिनों में एक ऐसी थियरी की तलाश में थे जिसकी मदद से वो ब्रह्मांड के सभी पहलुओं का वर्णन कर सके, यानी एक कण के रूप से एक ब्लैक होल तक सब चीज को वो डिस्क्राइब कर सके अपनी थियरी के रूप में। सबसे पहली यूनिफाइड थियरी जो हमने अब तक देखी थी उसे गैलीलियो ने पेश किया था, और ये थियरी इतनी सिंपल है कि आज ये कॉमन सेंस बन चुकी है। गैलीलियो ने सिर्फ मोशन और रेस्ट को यूनिफाई किया था, लेकिन इसके बाद एंट्री हुई जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, एक जीनियस साइंटिस्ट की, जिसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफाई किया। और उनके आइडियाज पर अपने जीनियस दिमाग से थोड़ा और काम करके आइंस्टाइन ने स्पेस, टाइम, एनर्जी और मास को यूनिफाई किया। 1919 में थियोडोर कलूजा ने अपने हाइपोथेसिस हमारे चहेते साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा था। आइंस्टाइन इस आइडिया से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए थे, जिसके बाद कलूजा ने इसे 1921 में फाइनली पब्लिश किया। इस थियरी को आज हम कलूजा-क्लेन थियरी के नाम से जानते हैं, और इस थियरी ने पहली बार ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दो ऐसे फोर्सेस जो हमारे नजरिए में बिल्कुल अलग अलग है, को यूनिफाई किया था। दरअसल ये थियरी हमें बताती है कि हमारा यूनिवर्स असल में 4 डायमेंशंस में नहीं है, बल्कि यहाँ एक 5वां डायमेंशन भी है। इस 5 डायमेंशनल यूनिवर्स की ग्रेविटी बिल्कुल हमारे 4th डायमेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करती है। पर कुछ ही समय में लोगों ने इस थियरी में दिलचस्पी खो दी, क्योंकि सभी के दिलों में ये सवाल था कि अगर वाकई में यूनिवर्स 5 डायमेंशनल है तो बचा हुआ एक एक्स्ट्रा डायमेंशन कहाँ गया, और हम इनमें ट्रैवल क्यों नहीं कर पाते। और इन्हीं सवालों ने इस थियरी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन लगभग 5 सालों बाद 1926 में ऑस्कर क्लेन ने हमें एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि क्या हो अगर ये एक्स्ट्रा डायमेंशन बहुत ही छोटा हो, तो इतना छोटा कि इफेक्टिवली हम हर वक्त उस डायमेंशन में एंटर कर रहे हैं और बाहर भी निकल जा रहे हैं। स्पेस में कभी भी आप आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर और नीचे घूमने के साथ साथ एक ऐसी भी दिशा में चल सकते हो जिसमें आप हर वक्त एंटर और लीव कर रहे हो। और इस हाइपोथेसिस के बाद कलूजा-क्लेन थियरी को एक नई जिंदगी मिल गई। बट इसके बावजूद भी थियरी में अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना बाकी था, और इसके कुछ ही समय बाद कलूजा-क्लेन थियरी के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जन्म हुआ एक और नए थियरी का, जिसे फिर नाम दिया गया द स्ट्रिंग थियरी। फंडामेंटल लेवल पर ब्रह्मांड का संचालन 4 तरह की फोर्सेस करती है। इनमें ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक इंटरैक्शन और स्ट्रॉन्ग फोर्स आता है। लेकिन हम रोजाना की जिंदगी में इनमें से सिर्फ 2 फोर्सेस को ही महसूस करते हैं, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 1959 में अब्दुस सलाम, शेल्डन ग्लासगो और स्टीवन वाइनबर्ग ने यह भविष्यवाणी की थी कि 246 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल पर, जो लगभग 10⁻15 केल्विन टेम्परेचर के बराबर है, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वीक फोर्सेस यूनिफाई होकर इलेक्ट्रो वीक फोर्स का रूप ले लेते हैं। और इस भविष्यवाणी के लिए उन्हें 1979 का नोबेल प्राइज भी मिला। आज इस थियरी को हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी भी हमें स्ट्रॉन्ग फोर्स और इलेक्ट्रो वीक थियरी और ग्रेविटी को यूनिफाई करना बाकी है। और इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों को यह उम्मीद है कि इससे भी हायर एनर्जी लेवल पर, यानी करीब 10⁻16 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, हम यूनिफाइड फील्ड फोर्स के रूप में काम करता हुआ देखेंगे। और ये प्रेडिक्शन ग्रैंड यूनिफाइड थियरी या शॉर्ट में GUT देती है। बिग और मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स को स्टडी करने के लिए हम जनरल रिलेटिविटी का उपयोग करते हैं। ये थियरी ग्रेविटी को आज सबसे बेहतरीन तरीके से समझाती है, पर है तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स पर आधारित। और दूसरी तरफ छोटी और हल्की चीजें जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स को स्टडी करने के लिए हम क्वांटम फिजिक्स का उपयोग करते हैं। क्वांटम फिजिक्स की सबसे सक्सेसफुल थियरी है क्वांटम फील्ड थियरी, जिसने लैब में 9 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट रिजल्ट दिए हैं। जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स, ये दोनों थियरी अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन ऐसे जगह जहां हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ब्लैक होल्स या बिग बैंग, तब दोनों थियरी हमें अनाप शनाप रिजल्ट्स देती है। और इसीलिए वैज्ञानिकों के मन में यह सवाल आया कि क्या हम एक ऐसी थियरी की तलाश कर सकते हैं जो एटॉमिक लेवल पर क्वांटम फील्ड थियरी की तरह काम करे और ग्रैंड स्केल पर जनरल रिलेटिविटी का रूप ले सके। और ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करती है स्ट्रिंग थियरी और एक्सेप्शनली सिंपल थियरी ऑफ एवरीथिंग, जिसे इमर्जेंस थियरी या फिर E8 के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं थियरीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग थियरी कई सारे न्यू और विचित्र आइडियाज से मिलकर बनी है, जैसे एक्स्ट्रा डायमेंशंस, पैरेलल यूनिवर्सेस, डी ब्रेन्स एटसेट्रा। पर इन सभी में सबसे इंटरेस्टिंग और फंडामेंटल प्रिंसिपल रहा है कि स्ट्रिंग थियरी के अनुसार हमारी दुनिया की सभी चीजें जैसे पानी और हवा या प्लास्टिक और आयरन, इन सभी का निर्माण क्वांटम लेवल पर स्ट्रिंग से होता है। अब ये थोड़ी हैरान करने वाली बात जरूर है, क्योंकि अगर सभी चीजें स्ट्रिंग से बनी हुई हो तो आखिर वाटर और एयर की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों होता? मेक सेंस, राइट?
तो स्ट्रिंग थियरी के मुताबिक ये स्ट्रिंग्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, न्यूट्रिनो जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स सभी के गुण यानी प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। यही पार्टिकल्स एक साथ मिलकर अलग अलग तरह के एटम्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे एयर और वाटर जैसी चीजों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। इस थियरी के मुताबिक ब्रह्मांड के सभी कणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इनमें से पहला है फर्मियन। फर्मियंस ऐसे पार्टिकल है जिनकी क्वांटम मैकेनिकल स्पिन फ्रैक्शन में होती है, जैसे 1/2 या 3/2 वगैरह। हमारी दुनिया के अधिकतर चीजें फर्मियन से मिलकर बनी हुई है, जो कुल मिला के 12 तरह के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, न्यूट्रिनोज एटसेट्रा। यहाँ तक आप जिस मोबाइल या लैपटॉप पर इस वीडियो को देख रहे हो वो भी फर्मियन से मिलकर ही बना हुआ है। और दूसरे तरह के पार्टिकल्स को हम गेज बोसॉन्स के नाम से जानते हैं, और इन्हीं गेज बोसॉन्स का काम फोर्सेस के संदेश को कैरी करना होता है। ये गेज बोसॉन्स कुल मिलाकर 4 तरह के होते हैं, और इनमें फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को, WNZ बोसॉन्स वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को, और ग्लूऑन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को कैरी करने का काम करते हैं। अगर हम इसका एक ओवरव्यू ले ले तो टोटल 12 तरह के फर्मियंस होते हैं, जिनमें से 6 क्वार्क्स की कैटेगरी में आते हैं और बचे हुए 6 लेप्टॉन्स की कैटेगरी में गिने जाते हैं, और इनके साथ 4 तरह के गेज बोसॉन्स होते हैं। स्ट्रिंग थियरी में हर पार्टिकल को हम एक एनर्जी की मेम्ब्रेन या स्ट्रिंग की तरह मानते हैं, और इतने में ही आपको यह ख्याल आ रहा होगा कि इस थियरी का नाम स्ट्रिंग थियरी ही क्यों पड़ा, रबर बैंड थियरी या नूडल थियरी क्यों नहीं पड़ा, राइट? आखिर स्ट्रिंग्स में वो क्या खास स्पेशल चीज है जो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट में नहीं? इस थियरी में स्ट्रिंग्स को लेने का कारण उसके हार्मोनिक्स है। जैसे जब हम एक गिटार स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो वो हर फ्रीक्वेंसी पर एक अलग अलग धुन देता है, और बिल्कुल उसी तरह स्ट्रिंग की अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने की वजह से अलग अलग पार्टिकल्स का निर्माण होता है। लेकिन कोई दूसरे सिमिलर शेप के ऑब्जेक्ट जैसे रबर बैंड या नूडल्स में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम उन्हें इलोंगेट करते हैं तो अपनी असली लंबाई को मेंटेन करने के बजाय वो और लंबे हो जाते हैं इलास्टिसिटी की वजह से, और इसीलिए ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग थियरी में फिट नहीं हो पाएंगे, वरना एनर्जी कंजर्वेशन रूल का उल्लंघन हो जाएगा। स्ट्रिंग्स एक एनर्जी का फिलामेंट है, या दूसरे शब्दों में स्ट्रिंग्स खुद एनर्जी है, एक ऐसा एनर्जी जो वाइब्रेट कर सकता है। स्ट्रिंग थियरी ना सिर्फ पार्टिकल्स को यूनिफाई करती है, बल्कि साथ में यूनिवर्स के चारों फंडामेंटल फोर्सेस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इन सभी को एक मॉडल में यूनिफाई करने की काबिलियत रखती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। स्ट्रिंग थियरी के मैथ्स के कैलकुलेशंस फिजिक्स में सबसे कठिन होते हैं, और इस थियरी को सही रूप से काम करने के लिए कम से कम 10 डायमेंशनल स्पेस और 1 डायमेंशन टाइम होना जरूरी है, जिसके बारे में अगर गहराई से सोचा जाए तो कुछ इम्प्रैक्टिकल भी लगता है। आज हमारे पास लगभग 10⁵500 से भी ज्यादा तरह की स्ट्रिंग थियरी पॉसिबल है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि स्ट्रिंग थियरी का हर एक वर्जन एक यूनिवर्स का वर्णन करता है, जो हमारे मल्टीवर्स के स्विमिंग पूल में कहीं तैर रहा होगा। इस मल्टीवर्स पूल में हमारा ब्रह्मांड भी है, बस अब हमें स्ट्रिंग थियरी के उस वर्जन की खोज करनी है जो हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में बताता हो। लेकिन क्योंकि ये काम बहुत ही हार्ड है और पिछले कई सालों में हमें स्ट्रिंग थियरी के साथ कोई भी सफलता नहीं मिली है, इस वजह से जैक डिस्लर और उनकी टीम ने एक नया रास्ता हमें दिखाया है, और इस नई थियरी को हम एक्सेप्शनली सिंपल थियरी ऑफ एवरीथिंग या E8 के नाम से भी जानते हैं। E8 और स्ट्रिंग थियरी दोनों की मैथमेटिक्स मिलती जुलती है, और E8 एक शानदार से आइडिया पर आधारित है जिसे कहा जाता है प्रोजेक्शन। 3D स्फीयर को जब हम 2D सरफेस पर लाइट के जरिए प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें एक सर्कल दिखाई देता है, और जब रोटेटिंग क्यूब को प्रोजेक्ट किया जाता है तो 2D सरफेस पर एक पैटर्न बनता है जो कुछ हद तक रैंडम लगता है। और ये थियरी भी जनरल रिलेटिविटी की तरह एक ज्योमेट्रिक थियरी है, लेकिन इसे स्ट्रिंग थियरी की तरह 11 डायमेंशंस की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये सिर्फ 8 डायमेंशंस की मांग करता है। E8 थियरी में हमारे यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रिंग नहीं है, बल्कि एक 8 डायमेंशनल क्रिस्टल का 4D प्रोजेक्शन टेसरैक्ट है। इसका 3 डायमेंशनल स्पेशियल प्रोजेक्शन एकदम टेट्राहेड्रॉन की तरह दिखता है, जो थियरी के मुताबिक हमारी रियलिटी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरह से टीवी स्क्रीन पर पिक्चर्स को छोटे छोटे पिक्सल्स मिलकर बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ हमारा ब्रह्मांड भी पिक्सलेटेड है, और यही E8 क्रिस्टल का प्रोजेक्शन हमारे रियलिटी का पिक्सल या कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है।
इस थियरी के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत मायने रखती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन दरअसल क्या है। इन्फॉर्मेशन कोई भी ऐसा सिंबोलिज्म या पैटर्न है जो किसी भी तरह की कोड के लिए यूज किया जा सके, और E8 क्रिस्टल का प्रोजेक्शन उसी रियलिटी के इन्फॉर्मेशन का बेसिस है। जॉन व्हीलर आइंस्टाइन के समय के मशहूर वैज्ञानिक थे और उन्होंने ही ब्लैक होल को उसका नाम दिया था। व्हीलर ने एक बार कहा था कि रियलिटी इज मेड ऑफ इंफॉर्मेशन, और E8 थियरी भी बिल्कुल इसी पर आधारित है। E8 थियरी की खास बात यह है कि ये फोर्सेस के साथ साथ यूनिवर्स के फंडामेंटल कांस्टेंट्स जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एटसेट्रा की भी वैल्यू को एक्सप्लेन करती है कि आखिर क्यों इन कांस्टेंट्स की यही वैल्यू है। लेकिन फ्रेंड्स, अब भी ब्रह्मांड में समझने के लिए बहुत कुछ बाकी है। हमारी इंसानी थियरीज को बहुत सी समस्याओं को सुलझाना है और इंसानियत के क्यूरियस क्वेश्चंस का जवाब लाना है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ होता है हमारे रिलेटिविटी पर इस क्रैश कोर्स का अंत। इस कोर्स को दोबारा जरूर देखना फ्रेंड्स, अगर आपको भी कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो। ये कोर्स को हमने बिल्कुल इसी मकसद से बनाया है कि हम सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में कवर कर सके, और उम्मीद है आपका भी ज्ञान इस विषय में अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। सवाल पूछना हमारे दिमाग की एक बहुत ही पावरफुल एबिलिटी है और इसे कभी भी दबाना नहीं चाहिए। और शुक्रिया ये सीरीज देखने का, उम्मीद है आपको ये पसंद आया। अब फ्रेंड्स, अपने सारे दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हिंदी में बहुत कम वीडियोस है जो इन्हीं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में डिटेल में जाते हैं। सो आप शेयर करें, उनकी भी हेल्प कर दोगे और मिलकर ऐसे ही हम हमारे देश में विज्ञान को आगे बढ़ा सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और जय हिंद।